Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So let us discuss unemployment. Unemployment is a situation under which a person who is able and willing to work at the prevailing wage rate but fails to find a job. अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसके अंदर कोई व्यक्ति एबल है, सक्षम है और वो विलिंग भी है काम करने के लिए एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो कि वेज रेट मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज स्किल. ही इज़ रेडी टू वर्क बट फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है. सो इट इज़ ए कंडीशन ऑफ इनवॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी आइडलनेस. आइडलनेस मतलब खाली बैठा है एंड इनवॉलेंटरी मतलब अगेंस्ट हिज और हर विल, क्योंकि वो चाहता तो है उसे जॉब मिल जाए बट उसे जॉब कोई दे नहीं रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर एम्प्लॉयमेंट भी है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द लेबर फोर्स. अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट को आगे बेहतर समझने के लिए हमें लेबर फोर्स या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है. लेट अस स्टडी लेबर फोर्स. It includes people who are in the working age group 15 to 59 years and who are willing and able to work. तो इसकी दो कंडीशन है लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड होने के लिए. पहली बात कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का होना चाहिए वो व्यक्ति, मतलब 15 to 59 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 15 से नीचे तो बच्चा होगा, बच्चा तो काम करेगा नहीं. एंड इंडिया के अंदर जो रिटायरमेंट एज है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी 60 ईयर्स. गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो रिटायर्स एट द एज ऑफ 60. तो जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है काम करने की और द वर्किंग एज ग्रुप, इट इज़ 15 to 59 ईयर्स. देयरफॉर टू बी इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स अ पर्सन मस्ट बी इन द वर्किंग एज ग्रुप एंड ही शुड बी विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क. एबल टू वर्क का मतलब मैं फिजिकल एबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हैंडीकैप पर्सन है देन वी शुड एक्सक्लूड हिम और हर बिकॉज ही इज़ नॉट एबल. एबल का मतलब यहाँ पे कि उसके पास स्किल्स होनी चाहिए. अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास स्किल्स है देन ही विल बी एबल to work. Therefore, labor force equals to workforce, number of workers plus number of unemployed. Therefore, labor force को कैलकुलेट करते हैं हम वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जो कि काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है. सो summation of workforce plus number of unemployed people is the labor force. Now, what is labor force participation rate? Labor force participation rate or LFPR is labor force divided by total population into 100%. इंडिया के अंदर अगर हमें LFPR कैलकुलेट करना होता है तो वी डिवाइड लेबर फोर्स बाय द टोटल पॉपुलेशन. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करेंगे देन फॉर्मूला इज़ डिफरेंट. According to ILO, labor force participation rate is equals to labor force divided by working age population into 100. इंडिया में टोटल पॉपुलेशन लिया जाता है और ILO जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन लेता है. और जो ILO की वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है दैट इज़ जनरली 15 to 64 ईयर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ ये डेफिनेशन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय NSSO टू मेजर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो NSSO कैलकुलेट करता है और इसके लिए जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है. NSSO जो है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. NSSO जो है दो तरह के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करता है. फर्स्ट इज़ labor force participation rate for 15 to 59 years and second one is labor force participation rate for 15 years and above. मतलब 15 years and above मतलब कि सारे के सारे वो लोग इंक्लूड हो जाएंगे 15 जिनकी जो उम्र है वो 15 साल से ज़्यादा है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आदमी 59 की एज के बाद काम ना करे. जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो 60 साल पे 70 साल की उम्र में भी काम करते रहते हैं. इसी तरह किसान भी बूढ़े होने पर भी अपनी फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं. ड्यू टू दिस NSSO finds out two types of labor force participation rate for 15 to 59 and for 15 years and above. Now let us study the data. As per NSSO, जो labor force participation rate है for 15 to 59 years
In 2011-12 it was 39.5% and in 2017-18 it reduced to 36.9%. किसी भी कंट्री के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होना एक चिंता का विषय होता है। लेबर फोर्स जो होती है वो किसी भी कंट्री का एक रिसोर्स होता है। लेबर फोर्स जिस कंट्री में ज़्यादा होती है इसका मतलब ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिड्यूस हो रहा है इन कंपैरिजन टू 2011-12 then it is not desirable. The economists have attributed this decline to two reasons. The first reason is the increase in unemployment. 2017-18 में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था इट वाज 7%, जबकि 2015 या 2016 में देखें तो इट वाज 18%. Further, 90% of the Indian people are employed in the informal sector, and due to the policy decisions of demonetization, the informal sector was badly hit, which led to increase in unemployment. और इसका जो दूसरा रीज़न है वो है years of education are increased. Now more people are going for graduation and higher studies, and we don't count such people in the labor force. Now let us study another data. For the year 2017-18 अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर 15 to 59 ईयर्स का कंपैरिजन करें इन रिलेशन टू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, फॉर 15 ईयर्स एंड अबव इट इज़ अराउंड 50% and for 15 to 59 it is 36.9%. So this data is very much obvious. अगर हम लेबर फोर्स के अंदर 15 साल और उससे ज़्यादा के सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे so it will naturally come higher, around 50%. Another important term related with unemployment is the underemployment. When person is employed but the job is not up to the skills of the person, or if the person fails to find a full-time job, in both the cases full potential of the person is not utilized. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है दो सिचुएशंस के अंदर होता है, या तो पर्सन एम्प्लॉयड है बट उसे जो जॉब मिला है वो उसकी स्किल्स के अनुसार नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है और वो पियोन की जॉब कर रहा है, दैट मीन्स ही हैज़ मच मोर स्किल्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड इन हिज करंट जॉब ऑफ बीइंग अ पियोन, देयरफॉर दिस इज़ द केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इफ़ ए पर्सन फेल्स टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब, मान लीजिए इकनॉमी में सिचुएशन ही ऐसी है कि द पर्सन इज़ स्किल्ड बट ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड अ फुल टाइम जॉब, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो इन दोनों केसेस के अंदर उस आदमी का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अंडर एम्प्लॉयड. नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज़ द डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं. When more people are employed in an activity in contrast to what is actually or optimally required. मान लीजिए ये एग्रीकल्चर फील्ड है और इसमें 2 लोग ऑप्टिमली काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे मान लीजिए 3 लोग, एक आदमी और आ गया और टोटल 3 लोग काम कर रहे हैं. Then this extra person will be disguised or hidden unemployment. So people are visibly employed but in reality they are unemployed. For example in agriculture. एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलती है. पूरी फैमिली फार्म लैंड पर लगी हुई है बट उस फार्म लैंड में मान लीजिए सिर्फ 2 लोगों की वर्किंग कैपेसिटी पे भी वो फार्म चल सकता है. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर एक्यूरेटली सीन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, और क्योंकि अंडर डेवलप्ड हैं इसलिए मैनी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड. द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हेयर इज़ दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सच एक्सेस वर्कर इज. तो इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो एक्स्ट्रा एक आदमी है दिस इज़ द एक्सेस वर्कर, और इसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर ये भी इस फील्ड में काम करने लग जाता है तो इसका कोई ये प्रोडक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आप एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ऐड करते हो तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आएगा. तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आप एक एडिशनल बंदा इस फील्ड में लगाते हो तो उससे आउटपुट में क्या चेंज आएगा, आउटपुट में तो 0 चेंज आएगा. जो आउटपुट पहले 2 लोग मिलके दे रहे थे वही आउटपुट अब 3 लोग मिलके देंगे. देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस वर्कर्स इज 0. द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑन मार्जिनल प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. The next concept is structural unemployment. It is due to problems in the structure of the economy.
फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है. The structural aspects of the economy are like shortage of capital. Capital मतलब जो physical stock of machinery, equipment, plants etc. या फिर कंट्री के अंदर skilled labor की कमी है, या फिर जो infrastructure है, physical infrastructure such as transportation infrastructure, road, airports, ports etc. वो वेल डेवलप नहीं है. तो इन शॉर्टेजेस के कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी और कंसिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाई होगी. इट इज़ मोर सीन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ फेस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर. दे ऑल्सो हैव पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वी हैव ऑल्सो स्टडीड in the chapter of capital formation in greater detail. You can refer those lectures for greater understanding of the concept. The third type of unemployment is open unemployment. It is the situation in which a person is able and willing to work at prevailing wage rates but fails to get a job. When we use the word unemployment, it refers to open unemployment. So open unemployment is nothing but that person is willing to work at the prevailing wage rate but he is not able to find a job. तो जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेफरेंस देते हैं तो हम ओपन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं. until or unless it is mentioned that this is disguised unemployment or structural unemployment. अगर सिर्फ unemployment word use किया हो that means open unemployment.